friends, this is Vipin Bhardwaj and we are studying the chapter Nature and Scope of Human Geography. तो फ्रेंड्स अर्लियर हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर को डिस्कस किया था, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्या है इस चैप्टर में उसके बारे में सारी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी हमने, उसके बारे में जाना था, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना था। और दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी फ्यूचर में आने की और भी पॉसिबिलिटी है। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है अदर सोशल साइंसेज से रिलेटेड किस प्रकार से है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स ज्योग्राफी थ्रू बीइंग एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट इट हैज लिंक विद वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स के साथ ही ये लिंक्ड है, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना हम बाकी के सब्जेक्ट्स की कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। इवन इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना हो तो ज्योग्राफी नाउ pays more attention to the economic conditions of an area, of any area. और like geology, geography जो है it has strong link with the hydrographic traditions, hydrographic conditions, and like political science, geography also studies the political geography of an area. किसी भी एरिया की political geography को पढ़ना हो तो हमें geography की हेल्प लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। एंड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। इट एम्स टू स्टडी द रीजनल वेरिएशंस। अगर स्कोप की बात करें तो एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना हो स्कोप को तो वो वर्ड होगा एम्स। क्या एम है इसका? सो इट एम्स टू स्टडी द रीजनल वेरिएशंस। ये ह्यूमन लाइफ के अर्थ के ऊपर जो रीजनल वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में स्टडी करती है क्या ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसके साथ साथ दोस्तों ये मैन और एनवायरनमेंट के बीच में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, उसको भी स्टडी करता है। और उसके ऊपर जो लैंडस्केप्स ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं उसको भी स्टडी करता है। और दोस्तों स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत एसेंशियल है। व्हाई? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड हिस्टोरिकल साइंसेज। अगर हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ना हो, अगर हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड यानी डेमोग्राफिक कंडीशंस को पढ़ना हो, या इवन हिस्टोरिकल साइंसेज को भी पढ़ना हो, तो हमारे लिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फ्रेंड्स इसका एम क्या है? इट एनालाइजेज द प्रोसेस। किस प्रोसेस को? इट एनालाइजेज द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, रीजनल एडेप्टेशन एंड स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब को स्टडी करना ही इसका मकसद है, इसका एम है। तो ये है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं पहले। क्या है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन? फ्रेंड्स नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस रेफर्स टू द ह्यूमन कंडीशंस। किसके लिए रेफर करता है? ह्यूमन कंडीशंस व्हेन ह्यूमन एक्शंस वर डिक्टेटेड बाय नेचर। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है ह्यूमन कंडीशंस, दूसरा है डिक्टेटेड बाय नेचर। तो यहाँ पे ह्यूमन कंडीशंस को कौन डिक्टेट कर रहा है? नेचर। तो मोर पावरफुल कौन हुआ? नेचर। इसीलिए फ्रेंड्स इसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स के बारे में जानते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के फीचर्स क्या हैं, क्योंकि कई बार 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ये इंटरेक्टेड विद नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। और ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो? नेचर के द्वारा, क्योंकि नेचर यहाँ पे मोर पावरफुल है। और जो मोर पावरफुल होगा वो डराएगा, जो मोर पावरफुल होगा वो अपनी विल चलाएगा। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द विल ऑफ नेचर। ह्यूमन बीइंग्स कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जो कि नेचर की विल के अगेंस्ट हो। इसी को बोला गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के बाद टेक्नोलॉजी जो थी वो काफी लो थी। सो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज द मेन फीचर ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड फ्रेंड्स द इंटरेक्शन वाज टर्म्ड एज एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म। इसको एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म भी बोला गया, क्योंकि मोर पावरफुल कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मोर पावरफुल है एनवायरनमेंट।
That is why it was called environment determinism. And friends, because the environment was more powerful, तो ह्यूमन बींग्स उससे स्केर्ड थे, इसीलिए वो नेचर को वर्शिप करते थे एज अ गॉड. सो नेचर वाज वर्शिप्ड एज गॉड इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के, या हम कहेंगे फीचर्स क्या हैं डिटर्मिनिज्म के, उनके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं. डिटर्मिनिज्म का पहला फीचर है एवरी एक्टिविटी ऑफ मैन इज कंट्रोल्ड बाय नेचर. व्हाई? बिकॉज नेचर इज हियर मोर सुप्रीम. मैन इज कंसीडर्ड अ पैसिव फैक्टर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो एक पैसिव फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स. एंड इवन मैन्स बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग पावर, वर्क्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय नेचर. मैन के जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जितना भी बिहेवियर है और जितने भी उसके काम है, वो सारे नेचर्स के द्वारा अफेक्ट हो रहे हैं. एंड फ्रेंड्स, इट कंसीडर्स नेचुरल एनवायरनमेंट सुप्रीम पावर विच कंट्रोल ऑल ह्यूमंस एक्टिविटी. तो ये है फीचर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म के. एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है फ्रेंड्स? यहां पर ह्यूमन बींग्स मोर पावरफुल है. क्यों? क्योंकि अब उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है. सो फ्रेंड्स, people began to understand their nature. Now people began to understand their environment and the forces of nature. ये खास बात है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की. अब वो नेचर से डरते नहीं है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है. And friends, with social and cultural development, humans develop better understanding. They develop better and more efficient technology. और टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही वो नेचर को ओवरकम करने में कामयाब हुए हैं. आज बिपरजॉय जैसा भयानक तूफान आता है, भयानक टॉर्नेडो आता है, या मौसम से संबंधित कोई भी चेतावनी होती है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, यहाँ पर तेज बारिश आ सकती है, यहाँ पर फ्लड आ सकता है. और ये सारा काम पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की हेल्प से. किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से. तो फ्रेंड्स, इस तरह से टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन बीइंग की बहुत हेल्प की है नेचर को ओवरकम करने में. एंड फ्रेंड्स, नाउ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू मूव फ्रॉम नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम. और ये फ्रीडम दी है दोस्तों ह्यूमन बीइंग को नेचर ने. तो इस टेक्नोलॉजी ने ही ह्यूमनाइजेशन के प्रोसेस को और भी तेज कर दिया है. एंड फ्रेंड्स, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन मेक यूज ऑफ देम. नेचर के द्वारा जो भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, ह्यूमन बीइंग्स उसका यूज करता है. यही ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की खास बात है. एंड फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडिफाइंग नेचर फॉर देयर सर्वाइवल विच इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म. और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना, ये पॉसिबिलिज्म वर्ड कई बार आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, इसकी डेफिनेशन आ जाती है. तो जब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम नेचर को समझते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम नेचर को मॉडिफाई करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म. और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की ओर जाता है दोस्तों. इस बात का आपने ध्यान रखना है. एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉसिबिलिज्म अप्रोच, जो कि मैंने आपको कहा है कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 5 के लिए भी आ जाता है. इसके फीचर्स हमें पता होने चाहिए. तो क्या फीचर्स हैं इसके? द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कंट्रोल्ड बाय नेचर वाज रिजेक्टेड. पॉसिबिलिज्म अप्रोच में क्या हुआ? पॉसिबिलिज्म अप्रोच में सबसे पहले एक आइडिया को रिजेक्ट किया गया. वो आइडिया क्या था? द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कंट्रोल्ड बाय नेचर वाज रिजेक्टेड एंड अदर जियोग्राफर्स who stressed the fact that human beings were free to choose. Now human beings were free to choose. अब free हैं बिल्कुल वो. And the people began to understand their environment and the forces of nature. अगर इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े पॉसिबिलिज्म अप्रोच को, तो ये वही है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर ही है. थोड़ा वर्ड्स को हमने यहाँ पे हेर फेर किया है. तो यहाँ पे people began to understand the nature, people began to understand the environment and the forces of nature. And with social and cultural development, human develop better and more efficient technology. And friends, human activities जो हैं
दे क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। बड़े बड़े माउंटेन्स को काट के हमने वहां पे रोड्स डेवलपमेंट की है, वहां पे हमने बड़े बड़े डैम्स बना दिए हैं, पहाड़ों को तोड़कर, पहाड़ों को अपने रास्ते से हटाकर वहां बड़े बड़े डैम्स बना दिए हैं, रिवर्स के पानी को हमने रोक दिया है। तो इस प्रकार से हमने जो है बड़े बड़े चमत्कार किए हैं किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंड फ्रेंड्स, द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारों किलोमीटर लंबे रोड्स, ये हम देखते हैं क्या है ये? दीज आर द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर क्रिएटेड एवरीवेयर। और ये फीचर्स हैं पॉसिबिलिज्म अप्रोच के। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नियो डिटर्मिनिज्म की, जिसको हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों? ग्रिफिथ टेलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसको? नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। एंड फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल पाथ। इसको मिडल पाथ के नाम से भी जानते हैं, किसको? नियो डिटर्मिनिज्म को। सो नेचर एक्ट्स एज एन एक्टिव एजेंट। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं नेचर एक्ट्स एज एन एक्टिव एजेंट, however humans too can influence the nature but not completely। टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर को हम ओवरकम तो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम नेचर को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकते। ये कहना है ग्रिफिथ टेलर का। वो कहते हैं कि नेचर हमें वार्निंग देती है, उस वार्निंग को हमें समझना होगा, हमें स्टॉप करना होगा, और जब नेचर की वार्निंग थोड़ी ठीक हो जाए तब हमें जाना होगा आगे। इसी को बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और ये आइडिया दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, जिसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। वो क्या कहते हैं? ह्यूमंस देयरफॉर मोर और लेस एक्ट एज रेगुलेटर। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे पूरी तरीके से जो नेचर को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि ह्यूमन बींग्स आर एक्टिंग एज अ रेगुलेटर। एंड पॉसिबिलिटीज आर देयर। पॉसिबिलिटीज कैसे क्रिएट हो रही हैं? पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स। हमारे सामने लिमिट्स है, हम नेचर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम तो उन पॉसिबिलिटीज जो नेचर ने हमें दी हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जो नेचर ने हमें दी हैं, उसका यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टू सम एक्सटेंट, टू सम लिमिट्स। उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते, ये कहना है ग्रिफिथ टेलर का। एंड फ्रेंड्स, उन्होंने ट्रैफिक लाइट सिग्नल का एग्जांपल दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दोस्तों रेड लाइट है, ठीक है, ग्रीन लाइट है और येलो लाइट है, एम्बर लाइट है, ये हमें क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि अब आपने रुकना है। नेचर हमें रेड लाइट देती है, कहती है रुकना है। एम्बर लाइट हमें ये सिग्नल देती है कि अब हम स्टार्ट हो सकते हैं, और ग्रीन लाइट हमें ये सिग्नल देती है कि नाउ वी कैन गो फर्दर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये बीच का रास्ता दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। इस बीच के रास्ते को ही बोलते हैं मध्यम मार्ग, इस बीच के रास्ते को ही बोलते हैं मिडल पाथ, इस बीच के रास्ते को ही बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, और इस बीच के रास्ते को ही, इस मध्य मार्ग को ही बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, विच वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। एंड फ्रेंड्स, यही नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट जो है हमें शो करता है दैट नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। और इस बात को शो करने के लिए कि कौन सी बात को? कि that neither there is a situation of absolute necessity nor there is a situation of absolute freedom। ना तो absolute necessity की सिचुएशन है, ना ही कभी भी absolute freedom की जो है सिचुएशन होती है। बीच का रास्ता होता है। हमें नेचर के द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटी को, नेचर के द्वारा दी गई डेंजरस सिचुएशन को भी समझना होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट का उन्होंने सिग्नल का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट शो करती है कि रुक जाओ, एम्बर लाइट शो करती है कि वेट करो, आप तुम जा सकते हो, और ग्रीन लाइट तुम्हें शो करती है कि नाउ यू कैन गो फर्दर। इसी तरीके से नेचर भी हमें रेड लाइट शो करती है कि रुक जाओ, बहुत पेड़ काट लिए, रुक जाओ, बहुत पहाड़ों को नुकसान पहुंचा लिया डैम बनाने के लिए, रोड्स नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, अब रुक जाओ। और एम्बर लाइट शो करती है कि नाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर गोइंग। और ग्रीन लाइट शो करती है, नेचर भी हमें ग्रीन लाइट शो करती है दोस्तों, और वो ग्रीन लाइट हमें शो करती है, ग्रीन लाइट हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि नाउ यू कैन गो फर्दर। इसी तरीके से ट्रैफिक लाइट की तरह ही नेचर भी हमें सिग्नल्स देती है, उन सिग्नल्स को समझना होगा, और जिस दिन वो सिग्नल्स हमें समझ में आ गए तो नेचर को हम नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे दोस्तों।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच की, जो कि लूसियन फैब्रे के द्वारा दी गई थी, जो कि ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर से ही रिलेटेड थी। दोस्तों क्या फीचर है इसका, 2 नंबर के लिए कई बार डेफिनेशन आ जाती है ये। इट एम्फेसाइज ऑन लिविड एक्सपीरियंसेस, हम नेचर में रहते हुए जो अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस देती है। एंड फ्रेंड्स जो समझ हमें इससे मिलती है, जो परसेप्शंस होती है, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज that is based on ethnicity, race and region. This is the feature of behavioral approach and it was given by Lucien Fabre. बात करते हैं दोस्तों वेलफेयर अप्रोच की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। वेलफेयर अप्रोच है क्या दोस्तों, दिस अप्रोच इज कंसर्न विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग्स ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयर से रिलेटेड है ये अप्रोच। किससे रिलेटेड है, लोगों के वेलफेयर से। एंड इट्स मेन एस्पेक्ट्स आर हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसको हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक जरूरतें हैं और वेलफेयर करना हो तो इस चीज के ऊपर हमें जोर देना होगा। एंड फ्रेंड्स जियोग्राफर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, जो कि वेलफेयर अप्रोच से ही इंस्पायर्ड थी। It looks at human beings as beneficiaries of all development activities. क्या कहती है वेलफेयर अप्रोच, कि गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो भी काम होते हैं, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, उनका मेन एम जो है ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर होना चाहिए। एंड इट आर्ग्यूज, किस चीज के लिए आर्ग्यू करती है ये, इट आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल एमिनिटीज, जो हमारी सोशल सुख सुविधाएं हैं, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी हेल्थ है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करती है ये अप्रोच। कौन सी अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच। एंड फ्रेंड्स गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो इंक्रीज करना है, जो लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग का इंक्रीज करना है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसके लिए गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या कहती, ये कौन सी अप्रोच कहती है, वेलफेयर अप्रोच। एंड फ्रेंड्स अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब 2022 के एग्जाम में भी आया था एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी, क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, दो अप्रोचेस हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। वो दो अप्रोचेस कौन सी हैं, सिस्टमैटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल अप्रोच क्या कहती है, रीजनल अप्रोच स्टडीज द मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच रीजन ऑफ द वर्ल्ड, हर एक रीजन की मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करती है रीजनल अप्रोच, क्योंकि इसमें रीजन वर्ड जुड़ा हुआ है ना, रीजनल अप्रोच में रीजन वर्ड के ऊपर जोर दिया गया है, तो ये हर एक रीजन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करती है। कौन, रीजनल अप्रोच। एंड फ्रेंड्स सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें, सिस्टमैटिकल ज्योग्राफी की बात करें, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी ऑन द अदर हैंड स्टडीज वन इशू एंड लुक्स एट इट्स स्पेशियल वेरिएशंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। यहां पे सिस्टमैटिकल ज्योग्राफी क्या करती है, ये वन इशू को स्टडी करती है। रीजनल ज्योग्राफी जो थी वो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक रीजन की मैनी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रही थी, और सिस्टमैटिकल ज्योग्राफी जो है वो वन इशू को स्टडी कर रही है। किसको स्टडी कर रही है, वन इशू को स्टडी कर रही है। एंड इट लुक्स एट इट्स स्पेशियल वेरिएशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, ये दोनों का एक मेन। एंड फ्रेंड्स डिफरेंस की बात करें तो सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी में जो मेन डिफरेंस है वो ये भी है कि इन सिस्टमैटिकल अप्रोच ऑल ज्योग्राफिकल फिनोमेना आर इंटरप्रेटेड ओवर द कंट्री और द कंटिनेंट। यहाँ पे क्या होता है सिस्टमैटिक अप्रोच में, ऑल ज्योग्राफिकल फिनोमेना आर इंटरप्रेटेड ओवर द कंट्री और द कंटिनेंट, और इट इज बेसिकली अ टॉपिकल अप्रोच, बेसिकली रिसेंट अप्रोच है, बेसिकली ये अप टू डेट अप्रोच है, बेसिकली ये कंटेम्परेरी अप्रोच है। कौन सी, सिस्टमैटिक अप्रोच। रीजनल अप्रोच की बात करें फ्रेंड्स, तो रीजनल अप्रोच, in regional approach the country or continent of the world is divided into various regions। यहाँ पे कंटिनेंट को वेरियस रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ईच ज्योग्राफिकल रीजन इज थोरोली इंटरप्रेटेड, इसको थोरोली इंटरप्रेट किया जाता है विद रेफरेंस टू द ज्योग्राफिकल
एलिमेंट्स। ये इसकी खास बात है, किसकी? रीजनल ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। किसकी इंपॉर्टेंस की? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज किसकी? नेचर की। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसा कि हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम नेचर को कंट्रोल कर पाए हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम नेचर को समझ पाए हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ नेचर इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। तो उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी only after they develop better understanding of the natural laws। जो हमारे नेचुरल लॉज हैं उनको जब हम समझ पाए तभी हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड फ्रेंड्स, एग्जांपल की बात करें, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस टू डिस्कवर फायर। जब हमने फ्रिक्शन एंड हीट की समझ पाई तभी हम फायर को डिस्कवर कर पाए। And friends, understanding the secret of DNA and genetics enabled us to conquer many diseases. And friends, we use the laws of aerodynamic to develop faster planes। तो यहाँ पे concept of friction and heat हमारी हेल्प की डिस्कवर फायर करने में, सीक्रेट ऑफ DNA एंड जेनेटिक ने हमारी हेल्प की बहुत सारी डिजीज को कंकर करने में, एंड लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स ने हमारी हेल्प की टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। ये इसकी खास बात रही। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बोर्ड क्वेश्चंस की, जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, और आगे भी उनके आने की प्रबल संभावना है, आगे भी उनके आने की पॉसिबिलिटी है। तो वो बोर्ड क्वेश्चंस कौन से हैं वो सीबीएसई एग्जाम में जो आए हुए हैं, आइए देखते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर फिनिश किया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सेकंड चैप्टर डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके सुझावों का भी स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। शब्बा खैर।